नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वैसे तो जिंदगी हर कदम पर इम्तिहान लेती है, लेकिन इसका पहला बिल्कुल जो एहसास हम सबको होता है वो बोर्ड एग्जाम में होता है। मीनाक्षी, कुछ प्रेशर लिया था उस वक्त जब बोर्ड एग्जाम हुए थे? बिल्कुल हुसैन, थोड़ा बहुत तो सभी लेते हैं, मैंने भी लिया था। परीक्षा से पहले मेरा हाल देखने लायक होता है। अच्छी खासी तैयारी के बाद भी कभी कभी ऐसा फील होता है कि कहीं कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं गया, कहीं कोई तैयारी कम तो नहीं रह गई। एक वो जिसे कहते हैं ना, एंग्जाइटी बनी रहती है। क्वेश्चन पेपर मिलते ही सेकंड में दिमाग की बत्ती भी जल जाती है, लगता है कि तैयारी पूरी है, एग्जाम भी अच्छे से निकल जाता है, रिजल्ट भी ठीक ठाक आ जाता था। मेरा भी हाल दूसरों से जुदा नहीं था, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई नेगेटिव ख्याल आया हो। ऐसा नहीं हुआ कि इम्तिहान के डर से कुछ एक्सट्रीम सोच लिया हो। लेकिन बदलते वक्त के साथ एग्जाम फोबिया देश में एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। एग्जाम्स के दिनों में या फिर रिजल्ट आने के बाद अक्सर कई बुरी खबरों को हम देखते हैं और लोगों तक ये बुरी खबरें पहुंचती हैं। ये तब भी था जब हम लोग स्कूल में थे। हुसैन, आप स्कूल में थे तब भी ऐसी कई सारी खबरें आती थी, घटनाएं आती थी। हमें समझना होगा कि एग्जामिनेशंस को लेकर, करियर में कामयाबी को लेकर बच्चों पर क्यों प्रेशर बढ़ता जा रहा है। हालात ये हो गए हैं कि देश के प्रधानमंत्री को परीक्षा पर चर्चा करनी पड़ रही है। उन्हें ये कहना पड़ रहा है कि 20वीं सदी की सोच से 21वीं सदी में आगे नहीं बढ़ा जा सकता। पेरेंट्स को 21वीं सदी के हिसाब से ही सोचना पड़ेगा। देखिए, हर माता पिता अपने हिसाब से बच्चों की अच्छी परवरिश ही करता है। चाहते हैं वो कि उनका बच्चा हमेशा कामयाब रहे, कामयाबियों की बुलंदियों को छुए। लेकिन संस्कारी और कामयाबी वाला जो सपना है कब बच्चों पर बोझ बनने लगता पता ही नहीं चलता। जरूरी है कि पेरेंट्स प्रेशर क्रिएट करने से बचें, पढ़ाई में सहूलियतें दें, टाइम मैनेजमेंट में उनकी मदद करें बच्चों की, ताकि परीक्षा के नाम पर बच्चों की घबराहट को दूर किया जा सके। ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही, क्योंकि हर बच्चे की सोचने, समझने और लर्निंग कैपेसिटी बहुत अलग होती है। अपनी अपनी एक स्पीड होती है लोगों की याद करने की, समझने की। आपको अपने बच्चे के पोटेंशियल पर यकीन करना होगा और उसके पोटेंशियल को समझना होगा। कई बच्चे साइंस में बहुत अच्छे होते हैं, कई बच्चे आर्ट्स में बहुत अच्छे होते हैं। कुछ लोगों की मैथमेटिक्स मैंने देखा कि ब्रिलियंट होते हैं, लेकिन वहीं हिंदी और कभी कोई और सब्जेक्ट की बात आ जाए तो थोड़े नर्वस हो जाते हैं। तो सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी है। तो ये सारी जो उलझने हैं, ये सारी जो एंजाइटी है, ये सारा प्रेशर कैसे खत्म होगा? ये प्रधानमंत्री मोदी के 7 मंत्र और स्वामी रामदेव के यौगिक तंत्र के जरिए हम समझेंगे। स्वामी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी, स्वागत है आपका। हाँ, बहुत बहुत प्रणाम। और आज हमारे साथ फुल ऑफ एनर्जी से हमारे बच्चे यहाँ पर, बेटियां भी कुश्ती भी कर रही हैं, बेटे भी, और इधर दूसरी भी जो एक्टिविटी है, फिजिकल एक्टिविटीज है, फिटनेस है, मेडिटेशन है और खेल हैं। ये चारों तरफ आज का जो नज़ारा है वो ये दिखाने के लिए, ये बताने के लिए। इधर योग भी हो रहा है, सूर्य नमस्कार भी हो रहा है। हमारे छोटे बाबू चक्रासन में, चलो बाबू, हाँ, ये चक्रासन में चलते हैं। उधर से एक एक एक्टिविटी उनके भीतर उत्साह भरती है, उनको ऊर्जान्वित करती है। इधर त्राटक भी चल रहा है, हवन भी चल रहा है, और कठिन कठिन आसन करो, कठिन कठिन आसन भी चल रहे हैं। और इन सब का तात्पर्य है भारत के बच्चों को यह एहसास कराना कि तुम्हारे भीतर अपरिमित सामर्थ्य है। अपने सामर्थ्य को जगाओ। जो जवान बच्चे हैं वो सूर्य नमस्कार भी 100 बार तक करवा देते हैं। परीक्षा के समय भी कम से कम 10 मिनट आसन प्राणायाम अवश्य करें। ऐसी रीति नीति बना ले अपने जीवन की कि जैसे यहाँ पर ये बच्चे फिजिकली भी फिट हैं, मेंटली भी फिट हैं, इमोशनली भी, स्पिरिचुअली भी, सोशली भी, शरीर बल, मनोबल, बुद्धि बल, आत्मबल से अपने आप को इन्होंने मजबूत बनाया है। और इसके लिए कम से कम बच्चे फिटनेस के लिए 10 बार सूर्य नमस्कार करने का व्रत ले ले। जैसे मेरे पीछे चंद्रमोहन जी से लेकर के और हमारे लंबे लंबे सोमेश्वर जी और विश्वदेव जी सूर्य नमस्कार कर रहे हैं। अब ये सूर्य नमस्कार 10 बार का ही कर लिया,
और ऐसे कठिन कठिन आसन, ये जो रिद्धिमा है, करो बेटा। इसने तो एक दिन नहीं 7 घंटे के अंदर 2000 संस्कृत के वर्ब्स बोलते हैं, धातु बोलते हैं, याद किए 2000। अब ऐसा मस्तिष्क, ऐसी प्रज्ञा, ऐसी बुद्धि, ऐसी मेमोरी, ऐसी ग्रैस्पिंग पावर, ऐसा आईक्यू लेवल वो योग से मिलता है। इसके पिता एक साधारण व्यक्ति है, माने मजदूरी करके है, बहुत अपना परिवार चलाते हैं, लेकिन बच्चे के अंदर दिमाग इतना तेज है। ये 1-2 बच्चों की बात मैं नहीं कर रहा हूं। आपके माता पिता खेती करते हैं, किसानी करते हैं, मजदूरी करते हैं, कोई छोटा मोटा बिजनेस व्यापार करते, कोई बात नहीं। आप अपने आप को उभारो, आप में योग का मूल सिद्धांत है अनंत ज्ञान शक्ति संवेदना सामर्थ्य तुम्हारे भीतर है, प्रतिभा तुम्हारे भीतर है। आत्मा हमारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य। हम 10 मिनट कम से कम सूर्य नमस्कार करें। योग का एक एक तत्व, ये तो हम एक एक दिन में बहुत बातें हमें बतानी पड़ती है, इसलिए सूर्य नमस्कार, शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन। अच्छा स्वामी जी, योगिक व्यायाम, योगिक आसन, प्राणायाम, ध्यान, एक एक एक्टिविटी उसकी अनंत महिमा। जी मेरे भाई हुसैन, आज आप जिस तरीके से तमाम बच्चों के साथ हैं और ये बच्चे तमाम तरह की फिजिकल एक्टिविटी भी कर रहे हैं, योगाभ्यास भी कर रहे हैं, मेडिटेशन भी कर रहे हैं, तो मुझे वो दिन याद आ रहा जिस दिन प्रधानमंत्री परीक्षा पर चर्चा कर रहे थे और प्रधानमंत्री ने ये कहा कि अगर कई बार ऐसा होता है कि बॉडी और माइंड के बीच जो कॉम्बिनेशन है वो बिगड़ जाता है। माइंड कहता है जो कुछ वो बॉडी नहीं सुन रही होती है, तो माइंड और बॉडी के बीच संतुलन जो है वो कैसे बनाया जाए, इसे कैसे मेंटेन रखा जाए, इसके बारे में जरा आप बताइए। और पहले प्रधानमंत्री जी को सुन लेते हैं, फिर आपसे सुनते हैं। मुझे ऐसे बैठना है, आपको पता ही नहीं होगा कैसे ऐसे हो जाते हो, पता ही नहीं होता है। मतलब आपके साथ आपका बॉडी चीटिंग करता है। आपने मन से तय किया कि मुझे ऐसे ही बैठना है, लेकिन थोड़ी देर में ढीले हो जाते हो, हाथ पैर, यानी जो ओरिजिनल स्वभाव है वहां बॉडी आपको ढल जाती है। मतलब ये बॉडी जैसे चीटर है ना, वैसे मन भी चीटिंग करता है कभी कभी, और इसलिए हमें इस चीटिंग से बचना चाहिए। हमारा मन हमारा चीटर नहीं बनना चाहिए। स्वामी जी, कभी बॉडी और माइंड के बीच में जब कॉम्बिनेशन बिगड़ जाए तो क्या किया जाए? कभी मन चीट करता है, कभी बॉडी चीट करती है। तो देखो, ये मन की मनमानी ना 99% लोग करते रहते हैं। अब मन की मनमानी से मन को रोकना है, तो अपने शरीर पर, इंद्रियों और मन पर नियंत्रण रहे, इसके लिए अब छोटा सा बाबू देखो लगा पड़ा है, मोनमनासन कर रहा है। ये तो अलग अलग तरह की जो सारी एक्टिविटीज यहाँ पर चल रही है, मन को एक विशेष दिशा में लगा दिया। जो अलग अलग तरह की एक्टिविटीज करने का मौका ना मिले तो मात्र शीर्षासन करवा दिया, तो सारी मन की मनमानी का भी शीर्षासन हो जाता है। अपना ही शरीर, अपनी इंद्रियां, अपने ही मन अपने को धोखा देता, अपने साथ चीटिंग करता है, अपना सुख चैन छीन लेता है। कोई भी एक तत्व का अभ्यास 1-1, 2-2 मिनट से लेकर 5 मिनट शीर्षासन, सर्वांगासन का ही अभ्यास कर लिया, 1-2 मिनट त्राटक का अभ्यास कर लिया, 1-2 मिनट हवन कर लिया, 5 मिनट हवन कर लिया। हम यहाँ विद्याभ्यास, योगाभ्यास और श्रेष्ठ व्रतों के, अच्छी आदतों के अभ्यास में सबको ढालते हुए एक ही बात बच्चों को कहते हैं, जो आप बार बार करेंगे उसकी आदत पड़ जाएगी। अब देखो, ये कठिन अभ्यास कर रही है बेटियां, कितने कठिन कठिन, उधर देखो आसन करने में लगे। अब ये शरीर को जैसे ढालोगे वैसे ढल जाएगा। इधर आ जाओ। ऐसे किसी भी एक अभ्यास में अपने आप को ढाल दे, और उससे क्या होगा, एक अलग प्रकार की फ्रीक्वेंसी में आप चले जाते हैं। माने लोअर कॉन्शियस से हायर कॉन्शियस में, ब्रेन की प्रोग्रामिंग, लोअर कॉन्शियस से हायर कॉन्शियस में आप आ जाते हैं। आपकी चेतना अपलिफ्ट हो जाती है। तो कोई भी एक विशेष प्रक्रिया से जब हम गुजरते हैं,
चाहे सूर्य नमस्कार कर ले, चाहे दंड बैठक कर ले, चाहे शीर्षासन कर ले, कोई भी एक आसन कर ले, 1 मिनट त्राटक कर ले, जैसे इधर बिटिया त्राटक कर रही है, चाहे जो कर ले, करना पड़ेगा। दौड़ी लगा ले और कुछ नहीं आता है तो खेल ले पूरी एकाग्रता के साथ में। जैसे अलग अलग प्रकार के छोटे छोटे एक्टिविटीज हमने यहाँ पर आज रखी हुई हैं। और मतलब स्वामी जी जब मन कहे आराम को कि हम तो मन की नहीं सुनना है और अपने शरीर को आप थकाना है, खूब सारा पसीना बहाना है। अच्छा स्वामी जी, एक उलझन मनमानी नहीं करना जी, एक उलझन और है, इसको भी जरा सुलझाइए। अक्सर लोग इस उलझन में उलझे रहते हैं कि पढ़ना कब है। पीएम ने भी पढ़ाई के कंफर्ट की बात कही, मतलब पढ़ने का जब मन हो, जिस घड़ी पढ़ाई का मन हो उस वक्त पढ़ना चाहिए। अब वैसे यौगिक दृष्टि से किस वक्त पढ़ना ज्यादा बेहतर होता है और इसकी वजह क्या होती है? देखो, सबसे अच्छा पढ़ाई का समय होता है सुबह 3 बजे से लेकर के और दोपहर 12 बजे तक। 12 बजे के बाद में तामसिकता बढ़ जाती है, राजसिकता पूरे वातावरण में बढ़ जाती है, एयर पोल्यूशन बढ़ जाता है और वॉइस पोल्यूशन बढ़ जाता है और समाज में ना एक अलग प्रकार की उत्तेजना आ जाती है। पूरे समाज के अंदर तामसिकता और राजसिकता बढ़ जाती है। अब आजकल के बच्चे क्या करते हैं, सुबह 3-4 बजे तक पढ़ेंगे और बाद में सो जाएंगे और दोपहर को उठेंगे, फिर वो पढ़ा हुआ फिर भूल जाते हैं। तो सबसे अच्छा समय है 3 बजे से। तो रात को चाहे 10 बजे सो जाए, चाहे 9 बजे सो जाए, सुबह उठें और फिर उठ करके सुबह नाश्ता फिर हल्का करें। फिर नाश्ते में क्या ले, फिर नाश्ते में देखो ड्राई फ्रूट्स ले, फ्रूट्स ले, पपीता खाएं, ये बेल लें, अंगूर खाएं, संतरा खाएं, ड्राई फ्रूट्स खाएं, हल्का खाएं, नाश्ता हल्का लें, थोड़ा सा दूध पी ले, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा करके 2-2 घंटे के अंतराल से लेना चाहिए। फ्रूट्स खाने चाहिए। लोग क्या कहते हैं, बर्गर खा के, पिज्जा खा करके, चाय कॉफी पी करके जागते रहते हैं, नींद नहीं आएगी। आजकल तो कुछ ऐसे ड्रिंक्स भी आ गए, उनसे नींद नहीं आती है, उनको बच्चे पीते हैं, ये ठीक नहीं है। फ्रूट्स खाने चाहिए, ड्राई फ्रूट्स खाने चाहिए, हेल्दी फूड लेना चाहिए, 2-2, 3-3 घंटे के अंतराल से थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए, तो नींद नहीं आएगी और पढ़ा हुआ याद रहेगा और जल्दी याद हो जाएगा। तो इस सुबह का समय सबसे अच्छा होता है। फिर खाना कम खाएं, पौष्टिक खाएं, लेकिन बादाम है, अखरोट है, काजू है, किशमिश है, मुनक्का है, अंजीर है, खजूर है, जो हमने यहाँ पर आज सारा इसलिए सजा के रखा हुआ है। फिर इसको भिगो करके रख दें, फिर इसको खाया करें। फ्रूट्स इसलिए रखे हुए हमने। फिर बीच में जो है भूख लगी तो जूस पी ले, फ्रूट जूस ले ले, शरबत पी ले, गुलाब का शरबत है, ब्राह्मी का, शंखपुष्पिका है, बेल का शरबत है। ऐसी चीजों का सेवन करें जिससे जो है भूख भी ना लगे और शरीर को पोषण भी मिले। दिमाग के लिए सबसे ज्यादा दिमाग को जरूरत है फैट की, इसलिए सुबह उठ करके 1-2 चम्मच या तो नारियल का वर्जिन कोकोनट ऑयल ले ले, या 1-2 चम्मच बटर खा सकते हैं, घी भी खा सकते हैं, हाँ बहुत अच्छा है। और बादाम, अखरोट आदि। 80% जो भी हम खाना खाते हैं हमारा दिमाग खाता है, बाकी सिर्फ 20% से पूरा शरीर चलता है। अब आदमी कोई बात ही समझ में नहीं आता, क्योंकि न्यूट्रिशन और फूड एजुकेशन का लेवल हमारे यहाँ बहुत कम है। इसलिए हल्का खाएं, पौष्टिक खाएं और चिकनाई ज्यादा खानी चाहिए बच्चों को। ये बच्चे जो है जो मोटे होते हैं ये घी से, दूध से नहीं होते, चिकनाई से नहीं होते। बर्गर, पिज्जा, कोल्ड ड्रिंक, जंक फूड, फास्ट फूड और एक्सेस शुगर ये खा करके मोटे होते हैं। और पढ़ने का सही वक्त सुबह का वक्त, जैसा कि आप बता रहे हैं। हमें योग तो कतई नहीं छोड़ना। अच्छा स्वामी जी, कई बार ऐसा देखा जाता है कि बच्चे घंटों अपनी मेज पर, कुर्सी पर बैठे हुए हैं किताबों के साथ, लेकिन जब पूछा गया तो पता लगा आउटकम 0 है, कुछ नहीं ध्यान है। तो क्या वो ध्यान से पढ़ नहीं पाते या पढ़ने में उनका दिल दिमाग लग नहीं रहा होता? क्या इसकी वजह ये रहती है कि कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं? ज़रा समझाइए इस परेशानी को कैसे दूर किया जाए। तो इस परेशानी को दूर करने का उपाय भी बताता हूँ। और जब पढ़ते पढ़ते कभी कभी कमर दुखने लगे, गर्दन दुखने लगे, तो थोड़ा उष्ट्रासन या उष्ट्रासन कभी भी कर सकते हैं। कभी भी थोड़ा सा मकरासन और भुजंगासन कर सकते हैं। अब देखो,
बिना किसी भेदभाव पक्षपात के। ये तो कठिन कठिन आसन करते रहो बच्चों आप। अब ये लगातार त्राटकी कर रही है हमारी गुड़िया, लंबे लंबे श्वासों के साथ इधर ये सूर्य नमस्कार और दंड लगा रहे हैं। मैं एक बात कहता हूं, बिना किसी भेदभाव पक्षपात के भगवान ने सबको समान रूप से एक ही जैसा ज्ञान, माने जो आईक्यू लेवल में मेमोरी में अंतर है वो 1% का भी नहीं है हुसैन भाई मीनाक्षी में, लेकिन आप स्किल में देखेंगे, नॉलेज में देखेंगे, टैलेंट में देखेंगे, प्रतिभाओं में देखेंगे, जीवन में उपलब्धियों की दृष्टि से देखेंगे, कोई कितना याद कर पाता है, किसकी कितनी किसका कितना आईक्यू लेवल, ऐसे मापेंगे फिजिकली। माने एक है हमारे स्ट्रक्चर में क्या है, मनुष्य के भीतर क्या है, और किसने कितना अपने आप को जाना, जगाया और अपनी शक्तियों को बढ़ाया, वो एक अलग विषय हो जाता है। तो एक तो सबसे पहले सबके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, सभी एक समान हैं, सभी महान हैं, हम सभी सुपर जीनियस हैं। मैं अपने सब बच्चों को बोलता हूं, हम सभी जीनियस हैं, हम सभी इंटेलिजेंट हैं। दीनता, हिंत, दारिद्र्य जो है ना, इससे निकालना पड़ेगा। दूसरी बात, अब जैसे आदरणीय मोदी जी हैं, इन्होंने अपने एक विशेष गुण को, अपने भीतर के नेतृत्व को उभारा है। आप जो है यदि बात पढ़ाई की करने जाएंगे कि नरेंद्र मोदी साहब ने कौन सी पीएचडी और डिलीट की है, कोई डॉक्टरी की इंजीनियरिंग की डिग्री ले रखी है क्या? स्वामी रामदेव ने कोई डॉक्टरी इंजीनियरिंग की डिग्री ले रखी है, और ऐसे कितने तमाम दुनिया के लोग मिल जाएंगे जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने सेक्टर में कीर्तिमान बनाए। तो क्या किया? एक बात इसके साथ मैं ये कहना चाहता हूं, मैं ये बहुत गहरी बात है, हम किस चीज को कितना महत्व देते हैं। तो एक बात मैं सबसे कहना चाहूंगा, जैसे मैंने डॉक्टरी नहीं कर रखी, इंजीनियरिंग नहीं कर रखी, लेकिन जिस समय जो करता था, अष्टाध्यायी पढ़ी, पंचोपदेश पढ़ा, महाभाष्य पढ़ा, वेद पढ़ा, आयुर्वेद पढ़ा, फिर मेडिकल साइंस की स्टडी की, जो किया जिस समय उसको पूरा किया। कुछ लोग क्या करते हैं, जिस समय जो, अरे पढ़ाई के समय पढ़ाई में ध्यान दो ना, और अलग अलग सब्जेक्ट्स को, क्या कुछ कहते मेरा मैथ में मन नहीं लगता, हम उस विषय की रोचकता को, गंभीरता को, उपयोगिता को नहीं समझते। कोई कहते मेरा इंग्लिश में मन नहीं लगता, कोई कहता मेरा साइंस में मन नहीं लगता, कोई कहता मैं हिस्ट्री में किसकी कितनी बीबियां थी, कितने बच्चे थे, किसने राज किया, किसने किसको मारा काटा, मैं क्यों याद करूं। हम हर चीज के, ये गुरुओं की कुशलता होनी चाहिए, गुरु शिष्य परंपरा की सिर्फ बड़ी महिमा है कि हम बच्चों को ये बता सके, बेटा ये तो आप पढ़ रहे हैं, इसका अल्टीमेट यूटिलाइजेशन क्या है लाइफ में, जीवन में। तो हम हर एक विषय की महिमा समझे, उसके गौरव को समझे, बिना गौरव गरिमा को समझे, उसकी उपयोगिता को समझे बिना उसमें श्रद्धा पैदा नहीं होती है। इसलिए श्रद्धा लभते ज्ञानम तत्प्रह संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति वचन अधिगच्छति। तो ये माता पिता, बड़ों का, गुरुओं का कर्तव्य है कि हम बच्चों का विश्वास पैदा करें सभी विषयों के पढ़ने का, और उनको ये बताएं कि चाहे आपको माना कि जीवन में एक विषय क्षेत्र में ही काम करना है, लेकिन आपको अब सभी विषयों में जानना, बेसिक नॉलेज सभी विषयों का नहीं होगा तो जिंदगी में धोखा खाओगे। तो हमें अलग अलग विषयों में रुचि पैदा करनी चाहिए, और रुचि पैदा करने के बाद बारी आती है उसमें उपलब्धि की, और उपलब्धि के लिए ये जरूरी है। चलो बच्चों बैठ जाओ, बेटा सब बैठो, इधर प्राणायाम करो, अब सब आ जाओ, इधर ही बैठ जाओ। अच्छा स्वामी जी, एक और उलझा हुआ सा सवाल है, उसका जवाब दीजिए। सब बच्चे बहुत अच्छे हैं, सब प्राणायाम करो। स्वामी जी, जिन बच्चों का दिमाग बहुत तेज होता है या उनकी मेमोरी बहुत शार्प होती है, क्या ये जरूरी है कि उनका कंसंट्रेशन भी उतना ही अच्छा होगा, उतना ही शार्प होगा? और अगर ऐसा नहीं है तो क्या करना है कंसंट्रेशन के लिए? बिल्कुल जरूरी नहीं है। देखो ये दो तरह से होता है, एक प्रारब्ध से, एक पुरुषार्थ से। तो किसी की प्रारब्ध से मेमोरी बहुत अच्छी होती है, मैंने कहा ना जो डिफरेंस है वो 1% का है, और इसी से ऊपर नीचे हो जाता है साहब, बहुत लंबा चौड़ा काम नहीं है, हिसाब नहीं है ये। तो चलो बच्चों सब भस्त्रिका करो, कपालभाति करो। कुछ ऐसा बोलते हैं, 2-3 ऐसी बातें हैं जो लोगों को समझ में नहीं आता। कुछ कहते हैं जो बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, थोड़े उद्दंड होते हैं, ऐसा कतई आवश्यक नहीं है। जय कृष्णमूर्ति बड़े महान प्रतिभावान थे, उन जैसा बौद्धिक सामर्थ्य इस युग में बहुत कम लोगों के पास होगा। हमारे योगी श्री अरविंद महान प्रतिभावान थे, महर्षि दयानंद कितने महामेधावी थे, प्रज्ञावान थे।
ऐसे ही मैंने कितने महापुरुषों को वर्तमान में मैंने देखा, जो है हमारे अनेक साधु संत महात्माओं, वैज्ञानिकों, डॉक्टरों से, साइंटिस्टों से, हमारे अब्दुल कलाम साहब कितने प्रज्ञावान थे लेकिन बड़े शांत थे। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं। तो ये गलत धारणाएं हैं कि जो बहुत बुद्धिमान बच्चे होते हैं, बहुत चंचल होते हैं, बच्चे जो है उद्दंडता नहीं करेंगे तो महान कैसे बनेंगे, गलत बात है। कुछ को ऐसा लगता है कि जो है बच्चे बहुत ज्यादा शांत रहते हैं तो ढल हो जाएंगे, कुछ को ऐसा लगता है कि बच्चे उद्दंड होंगे तो बहुत महान बन जाएंगे, कुछ को ऐसा लगता है कि बच्चे योग करेंगे, ध्यान लगाएंगे तो कहीं साधु संत बन जाएंगे। अरे जो क्या व्यक्ति को बनना है वो तो भगवान का विधान, एक युग का विधान उसको बनाता है। लेकिन एक बात मैं आपको पक्की कहता हूं कि चाहे जितनी चंचलता हो किसी के अंदर, चाहे जितना किसी के मन में अधैर्य हो, योग करने से, प्राणायाम करने से, ध्यान करने से, त्राटक करने से 90 से लेकर के 100 के बीच में सब बच्चे मार्क्स ला सकते हैं पढ़ाई की दृष्टि से। और फिर अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग कलाओं में, अलग अलग कौशल में, अलग डिफरेंट स्किल्स में वो अपने आप को इतना अपग्रेड कर सकते हैं कि वो विश्व विजेता हो सकते हैं। मैं अपने जितने भी यहां पर ये बच्चे बैठे हुए हैं, सबके मन में एक ही बात को मैंने बैठा रखा है, तुम्हें विश्व विजेता होना है। कोई तो एक क्षेत्र, हजारों क्षेत्र हैं समाज जीवन के, राष्ट्र विश्व जीवन के, एक क्षेत्र में तुम्हें विश्व विजेता होना है। या तो खेल में बन जाओ, या तो पढ़ाई में बन जाओ, या तो कमाई में बन जाओ, या किसी भी एक्टिविटी में बन जाओ, एंकरिंग में बन जाओ, विधायिका में, कार्यपालिका में, न्यायपालिका में। मैंने योग में, आयुर्वेद में, स्वदेशी में, माने हेल्थ के क्षेत्र में, वेल्थ के क्षेत्र में, सामाजिक जागरण के क्षेत्र में कम से कम ऐसे छोटे बड़े 25-50 सेक्टर होंगे जहां हमने वैश्विक स्तर पर प्रथम कोटि का काम किया। और इसके पीछे एक ये विकल्प रहित संकल्प और अखंड प्रचंड पुरुषार्थ और सुबह सुबह योगाभ्यास, बस। और स्वामी जी, बीच में आपने कई बार ध्यान का जिक्र किया, तो ध्यान को लेकर के प्रधानमंत्री ने जो कुछ कहा अब वो पहले जरा सुन लेते हैं, फिर आपसे इसका यौगिक सोल्यूशन जानेंगे ताकि बच्चे रोजाना अभ्यास करके मेंटली खुद को मजबूत बनाएं। पहले प्रधानमंत्री को सुनते हैं। ध्यान को इतनी सरलता से जीवन में स्वीकार कीजिए, आप इतनी सरलता से स्वीकार कीजिए। ये कोई बहुत बड़ा साइंस है और कोई बहुत बड़ा नाक पकड़ करके हिमालय में जाके बैठना पड़ता है, ऐसा नहीं है जी। बहुत सरल है। आप उस पल को जीने की कोशिश कीजिए। अगर उस पल को आप जी भर के जीते हैं तो वो आपकी शक्ति बन जाता है। स्वामी जी, हाँ, एकदम ठीक कहा मोदी साहब ने। मोदी साहब एक बात के पक्के हैं, वो भी धुन के, लगन के पक्के हैं, जो ठान लेते हैं विपरीत परिस्थितियों के बीच में चाहे जग जमाना बैरी हो जाए उसको करके ही दम लेते हैं। लोगों ने कहा था ये चाय बेचने वाले का बच्चा, ये आरएसएस की ट्रेनिंग लेकर के आया हुआ, जिसके पास में कोई लेना देना नहीं, ना बीबी है ना बच्चे हैं, ये आदमी जिसको ना घर का, परिवार का, ना बिजनेस का, व्यापार का कुछ पता नहीं है, कैसे देश को आगे बढ़ाएगा। और आज उसके सामने कोई भी क्यों नहीं टिक पाया? क्योंकि एक ध्येय निष्ठ होकर के, एक निष्ठ होकर के वो अपने काम में लगे रहते हैं। तो जिस समय जो करना है, पढ़ाई करें तो सब कुछ अपना उसमें झोंक दें। मैंने भी ऐसे ही किया है जीवन में। पढ़ाई करते समय ज्ञान में, विद्या में, नॉलेज में, साइंस में, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन में पूरा खो गया। सबको ऐसे ही करना चाहिए। एंकरिंग करते समय मैं एंकर के अलावा और कुछ भी नहीं हूं। खेती के समय में कृषक के अलावा और कुछ भी नहीं हूं। व्यापार के समय में व्यापारी हूं। योग के समय में योगी हूं। तो जिस समय जो करते हैं उसमें पूरा खो जाए, अपना कुछ भी बचा के न रखे, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दें। और ऐसे हमारे सब महापुरुषों ने किया है। हमारे सब बच्चे में, मेरे दाएं बाएं तरफ आप देख रहे हैं, उनको ऐसी हमने ट्रेनिंग दी है। जब जो करते हैं उसमें पूरा खो जाओ, कुछ भी बचा के मत रखो। और जब उसमें पूरा खो जाते हैं तो उसके इतने गहरे में चले जाते हैं और उसके भीतर से अनंत ज्ञान, विद्या, विभूति, ऐश्वर्य, प्रतिभा ऐसे प्रकट होती है कि मानव से महामानव, नर से नारायण, पुरुष से महापुरुष, वो युग पुरुष बन जाता है। वो सदी का महानायक बन जाता है। वह उसका नव जागरण का पुरोधा बन जाता है।
तो ये है ना ये सामर्थ्य। भ्रामरी करो बेटा, भ्रामरी उद्गीत, तो अनुलोम विलोम और ये भ्रामरी उद्गीत, ये ऐसे ही अपने बीज रूप में, जो अपने जैसे बीज में वृक्ष होता है, बड़ का पीपल का कितना छोटा बीज होता है, ऐसे हमारे भीतर अनंत ज्ञान, शक्ति, संवेदना, विद्या, विभूति, ऐश्वर्य, प्रतिभाओं के बीज हैं। इस सारे ब्रह्मांड को जीतने की ताकत है अनुलोम विलोम से। भ्रामरी से, उद्गीत से, दोनों हाथ घुटनों पर ध्यान मुद्रा में, और ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। तो ऐसे जो ओंकार का ध्यान करते हैं, गायत्री का ध्यान करते हैं और भगवान की दिव्यता का वर्ण करते हैं, भर्गः देवस्य धीमहि धियो नः प्रचोदयात्, उनकी धी प्रज्ञा, मेधा, बुद्धि इतनी दिव्य बन जाती है, वो थोड़ी सी देर में ही बहुत लंबे गहरे विषय को समझ लेते हैं। स्वामी जी, आपने पढ़ने का वक्त तो बता दिया था। बच्चों को भगवत गीता याद कर ली, एक बार हाथ उठाओ। हा? और अष्टाध्यायी, एक एक शास्त्र 4-4 हजार, 5-5 हजार, 10-10 हजार के सूत्र मंत्र इन्होंने याद कर रखे। हाथ उठाओ, कितनों कौन से याद कर रखे हैं? जोरदार ताली बजा दो बहन। 5-5, 10-10 हजार सूत्र मंत्र याद कर रखे हैं। इधर रिद्धिमा जी कुछ कह रहे थे हुसैन भाई। स्वामी जी, एक बार जरा टाइम मैनेजमेंट के बारे में जरा बता दीजिए कि सुबह पढ़ने का वक्त क्या हो, खेलने का वक्त क्या हो, पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है बच्चों के। पढ़ने वाले बच्चों के लिए टाइम मैनेजमेंट ये है, हाँ बहुत जरूरी है। हमारी प्राथमिकताएं हमें तय करनी है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना, कब करना है, कितना करना है, कैसे करना है। तो प्राथमिकताएं, विद्यार्थी काल में विद्या सबसे बड़ी प्राथमिकता, फिर 1 घंटा फिजिकल एक्टिविटी पर्याप्त है, कठिन कठिन आसन करो। विद्या सबसे बड़ी प्राथमिकता है, 1 घंटा बल बढ़ाना प्राथमिकता है, और उसके भीतर बाद में फिर अपने भीतर सद्गुण बढ़ाना। तो 1 घंटे का जो योगाभ्यास है, परीक्षा काल में ज्यादा कठिन व्यायाम नहीं करना चाहिए। दंड बैठक जो पीछे लगा रहे थे, सूर्य नमस्कार कर रहे थे, वो ज्यादा नहीं करना, वो तो 10 बार ही करना। बाकी समय फिर 100 बार सूर्य नमस्कार, 100 बार दंड बैठक करवाते हैं, वो उस समय की। परीक्षा के समय सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम ध्यान ज्यादा करें, और थोड़े से आसन, शीर्षासन, सर्वांगासन, भुजंगासन, उष्टासन आदि, मंडूकासन, योग मुद्रासन आदि। और टाइम मैनेजमेंट में मैंने बताया, परीक्षा के समय 10 से 15 मिनट योगाभ्यास, क्योंकि एक एक क्षण उस समय बड़ा महत्वपूर्ण होता है। सारा पीछे का पढ़ा हुआ उसको एक बार रिपीट करना पड़ता है, उसको एक बार दोहराना पड़ता है, तो मेमोराइज कर ले उसको। फिर टाइम मैनेजमेंट में सुबह दोपहर, सुबह 8 बजे, दोपहर सुबह 9 बजे, क्योंकि सुबह तो आप इंडिया टीवी और हमारे साथ एक बार योग करेंगे। सुबह 9 बजे, दोपहर को लगभग 1 बजे, शाम को 7-8 बजे आहार ले, थोड़ा थोड़ा ले। बीच में भूख लगे तो फलाहार ले, और एक ध्येय बनाए मन में कि मुझे अपने माता पिता के सपनों को ही नहीं, पूरे देश के सपनों को मुझे पूरा करना है। तो इसके लिए अपना सब कुछ झोंक देना है। मैंने देखा, चाहे बिहार हो, और इस तरीके से जिंदगी में कामयाब होने का जो सपना देख रहे हैं वो जरूर सच करके और संघर्षों में जीते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वही आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल स्वामी जी। और अब बारी है लोगों के सवालों को शामिल करने की, और सबसे पहला सवाल श्वेता का है। उनकी उम्र 33 साल है और एलोपेसिया की परेशानी से वो जूझ रही हैं। योग के जरिए वो इलाज चाहती हैं। शीर्षासन करो बेटा, शीर्षासन करो। शीर्षासन करें, सर्वांगासन करें। शीर्षासन और सर्वांगासन करने से एलोपेसिया दूर होता है। ये करने से एलोपेसिया दूर होता है। केशकांति हर्बल हेयर एक्सपर्ट ऑयल है, नया हमने जबरदस्त बनाया, उसके लगाने से एलोपेसिया दूर होता है। भांग के पत्ते करो जो है ना अचार में डालते हैं, करौंजी, तो उसको डाल लें। जो है कलौंजी को, एक तो करौंजी खाने की होती है, एक ये अचार में डालने वाली जो काली वाली होती है ना,
उसको कलौंजी को उसको पीस करके भांग के पत्ते और ये कड़वा जो मीठा नीम होता है उसको और प्याज को और भृंगराज आदि जो भी उपलब्ध हो जाए, गुड़हल के फूल, उसका पेस्ट बना करके त्रिफला और बालों में लगा लेते हैं। और बालों को धोने के लिए छाछ और दूध का ही प्रयोग करें, मुल्तानी मिट्टी का ही प्रयोग करें, कोई शैम्पू ना लगाएं। एलोपेशिया दूर हो जाता। मैंने किया, ठीक है स्वामी जी। मात्र गूलर के पत्ते और प्याज का रस लगा करके मैंने लोगों का एलोपेशिया ठीक किया, तो ठीक हो जाएंगे। ठीक है स्वामी जी। अगला सवाल स्वामी जी दिव्यांशी का है। उनकी आंखों के नीचे कालापन आ गया, काले धब्बे हो गए हैं और इन्हें कैसे दूर किया जाए? दिव्यांशु के लिए समाधान है, कांति लेप एलोवेरा के साथ लगा लिया। एलोवेरा के जेल के साथ कांति लेप लगा लें और थोड़ा आंवला एलोवेरा सुबह उठ करके पी भी लिया करें। और पेट को साफ रखने के लिए, ठीक रखने के लिए, क्योंकि डाइजेशन का ठीक होना जरूरी है, डिटॉक्स होना जरूरी है शरीर का, तो सर्वकल्प, कायाकल्प या गोखरू कोई भी उबाल करके पीने, उससे पूरी बॉडी डिटॉक्स हो जाती है। गोधन अर्क से भी डिटॉक्स हो जाती है। और कायाकल्प वटी या सुबह गोधन अर्क के साथ नीम की गोली खा ले, पूरी बॉडी डिटॉक्स हो जाती है और काले धब्बे दूर हो जाते हैं। और उसके लिए थोड़ा कोलेजन प्राश ले ले। चेहरे में गड़बड़ी है तो कोलेजन प्राश, मसल नहीं बन रहे हैं तो आइसोवेदा वेव प्रोटीन, और ये सब अच्छी अच्छी चीज़ें हमने रख रखी है। जो बहुत ही ज़्यादा स्लिम स्मार्ट होना चाहते हैं तो जो न्यूट्रिला स्लिम चॉइस, ऐसे अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। जिसको दिमाग कमज़ोर है तो थोड़ा मेधावटी, मेमोरी ग्रिड, और ये ज्योतिषमती का नस्य, तो ये छोटे छोटे उपाय, ब्राह्मी, शंखपुष्पी, और ऐसे इतने उपाय हमने बताए हुए हैं। एक एक उपाय की बड़ी महिमा है। बिल्कुल बिल्कुल। अगला प्रश्न ले लो स्वामी जी। अगला सवाल कामेश्वर का है। 2 साल से वो खांसी से परेशान है, दवाएं भी ली लेकिन पूरा आराम नहीं मिला। अब उनको उनकी खांसी पूरी तरह से खत्म कर दीजिए आप। कामेश्वर की खांसी के लिए एक तो कपालभाति करें, लवंग आदि, खदिरादि, वटी, मुलैठी, कालमिर्च, मिश्री, तुलसी, अदरक, हल्दी थोड़ा मुंह में डाल के चूस लें। या जो बहुत ही जबरदस्त है ये कंठामृत, कंठामृत चूस ले, एकदम गले में कंठामृत अंदर और खांसी बाहर, खांसी छूमंता है। और इसके लिए दूध में हल्दी, सिलाजी, च्यवनप्राश ले सकते हैं। खाली पेट स्वासारी प्रवाही या स्वासारी वटी या स्वासारी गोल्ड कोई भी एक ले ले, इसका 1-2 कैप्सूल ले, और थोड़ा खजूरी खाएं, बाकी चीजें सब छोड़ दे। 2 दिन के अंदर खांसी दूर हो जाती है। और अणु तेल का या ज्योतिषमती का नस्य कर लें, पूरा कफ, कोल्ड बार और खांसी ठीक। लंग और रेस्पिरेटरी सिस्टम एकदम सुपर एक्टिव, और उज्जाई प्राणायाम भी कर लें। स्वामी जी अगला सवाल मुकुल ने पूछा है। 16 साल की उम्र में घबराहट से हार्ट बीट 180 तक पहुंच जाती है, सांस फूलने लगती है। अब 16 साल की उम्र में हार्ट बीट 180 तक पहुंचना, सांस फूलना, इसके लिए उपाय क्या है? नहीं, आप ठीक कह रहे हैं मीनाक्षी जी। 16 साल की उम्र कुछ भी नहीं होती, और ऐसे उसमें हार्ट बीट बढ़ने लगे तो बड़ी दिक्कत है। तो उनको अर्जुनारिष्ट पिला दें, हृदयामृत 1-1 गोली खिला दें, उनका हार्ट इतना स्ट्रांग हो जाएगा वो घबराएंगे नहीं। और घबराहट दूर करने के लिए 1 गोली मेधावटी की भी ले ले रात को। अब दिल घबराता है तो मस्तिष्क को शांत करना, और अनुलोम विलोम, भ्रामरी, और ये जो त्राटक हो रहा था वो त्राटक भी करें। और बहुत ही ज़्यादा पल्पिटेशन आई रहता है तो मोती पिष्टी 1/4 ग्राम, उम्र क्योंकि मुकुल की कम है, बड़ी उम्र वाले आधा ग्राम तक ले सकते हैं, शहद या मलाई के साथ चाट लेते, एकदम से घबराहट दूर हो जाती है मीनाक्षी जी। और शीतली शीतकारी भी कर ले, इससे भी घबराहट दूर होती है। स्वामी जी अब कार्यक्रम के अगले पड़ाव की तरफ चलते हैं। आज ब्रेन को शार्प बनाने के लिए आप ब्राह्मी का शरबत भी बताने वाले हैं, तो ये शरबत कैसे बनाया जाएगा, अब इसके बारे में बता दीजिए। तो देखो, घर में ब्राह्मी शंखपुष्पी का हम पाउडर भी उपलब्ध कराते हैं, या तो वो ले लें, या ब्राह्मी क्वाथ को, ब्राह्मी शंखपुष्पी आदि सब इसको उबाल करके और इसमें मधुरम डाल करके, शहद डाल करके शरबत बना सकते हैं। नहीं तो ये ब्राह्मी का बना हुआ शरबत हमने पूरे देश को उपलब्ध करा दिया। ब्राह्मी है, बेल है, शंखपुष्पी है, गुलाब है, और कुछ ज़्यादा ही टेस्टी बनाना हो ना तो ये ब्राह्मी का शरबत थोड़ा सा डाला। अब ये ब्राह्मी के साथ में, अब वैसे यही अपने आप में बहुत टेस्टी है, अब इसमें थोड़ा सा गुलाब का भी डाल दिया। ये रोज का तो इतना ज़बरदस्त है, ये हमारे आदरणीय भरत जी ने एक सुपर फार्मूला तैयार किया इसका।
और ये इतना टेस्टी हो जाता है फिर, और रंगीन भी हो जाता है। और इसमें फिर बेल का भी टेस्ट लेना हो तो ये जो है एक साथ तीनों भी मिला के ले सकते हैं। गर्मी भी नहीं लगेगी, दिमाग भी तेज रहेगा, खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी। और तो ये इतना जबरदस्त तैयार हो गया। अब इसको पिएंगे। हाँ, पियो बेटा, पहले सब आप ये प्रसाद बच्चों को दे, तब तक मैं जरा कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता दूं। कैसा हो आपका डे प्लान जो रोगों से रखे आपका ध्यान? कौन से 10 योग करें रोज जिनसे आप सदा रहें निरोग? योग का सफर स्वामी रामदेव के संग दमदार 2 साल पूरे जारी है रोगों से जंग। देखिए 2 साल के शानदार सफर पर हमारा स्पेशल शो कल सुबह 8 बजे। कल हम 2 साल पूरे कर रहे हैं बीमारियों के खिलाफ, कोरोना के खिलाफ जिस लड़ाई की हमने शुरुआत की थी उसके 2 साल कल पूरे होने जा रहे हैं। स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का वक्त है। कल बहुत ही खास दिन है, तो कल की कुछ खास तैयारियां भी होंगी। आज का सुपर शरबत भी हो गया, इतना टेस्टी है। और कल का सुपर योगा होगा, और उसमें पूज्य मुरारी बापू से लेकर के महापुरुषों का, पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी का भी आशीर्वाद मिलेगा। बच्चे, जवान, बुजुर्ग, रोगी, निरोगी सब हमारे साथ में होंगे। और गंगा के किनारे से योग होगा। बोलो भारत माता की, गंगा मैया की। बहुत बहुत प्रणाम इंडिया टीवी को, जिसने योग को विश्वव्यापी बना दिया। धन्यवाद स्वामी जी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।